Good morning, girls. In this video, we will discuss about the causes of inflation. What are the basic causes of inflation in any economy? क्या क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है? As we all know what the meaning of inflation. Inflation क्या होता है? इसका meaning हम already जानते हैं. Inflation, there is a persistent rise in the general price level of commodities. वस्तुओं की कीमत स्तर में अगर लगातार वृद्धि होती है तो वो दशा आपकी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाती है. ठीक है. एंड देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ इन्फ्लेशन. बहुत सारे तरीके की इन्फ्लेशन भी है कि हम इन्फ्लेशन को कई तरीके से कैटेगराइज करते हैं. नाउ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन कि क्या प्रमुख कारण है और उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखिए बेसिकली कॉजेज जो है इन्फ्लेशन के या मुद्रास्फीति के जो प्रमुख कारण है वो है आपका सबसे पहली बात है कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच होता है वो काफ़ी कुछ आपका इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ऑलरेडी डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी किया है कि किस तरीके से प्राइजेस और आपका जो डिमांड है वो प्राइजेस को डिटरमिन करती है. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है जहां पर आपका डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इक्वल होती है और वही लेवल आपका प्राइस को मैनेज करता है, डिटरमिन करता है. तो यहाँ पर देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम ब्रेक होता है, अगर डिमांड ज्यादा हो रही है सप्लाई से तो क्या होगा, प्राइजेस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है. अगर उल्टा होता है लाइक डिमांड कम हो रही है और सप्लाई ज्यादा है, इन दैट केस योर प्राइसेस विल गो डाउन. तो दोनों ही फिनोमिना है. अगर कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से मूव करती है तो देयर कैन बी इंक्रीज इन प्राइसेस और देयर कैन बी डिक्रीज इन प्राइसेस. ठीक है. अब प्राइस एडजस्टमेंट टेक्निक के बारे में क्या होती है कि जहां पर हम वापस से उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करें, वापस से हम डिमांड और सप्लाई को इक्वल लेके आए. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए ये जो चेंज होते हैं, ये जो जितने भी सोर्स हैं चेंज के, इसमें से कुछ डिमांड साइड से क्रिएट होते हैं और कुछ सप्लाई साइड से क्रिएट होते हैं. अब यहाँ पर इसी बेसिस पर डिमांड और सप्लाई साइड के बेसिस पर ही इन्फ्लेशन को बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किया है और ये दोनों बेसिक रीजन है जो इन्फ्लेशन को क्रिएट करते हैं. फर्स्ट वन इज डिमांड साइड इन्फ्लेशन जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड इज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जिसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है. लागत जन्य मुद्रास्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कहते हैं. तो यहाँ पर इन दोनों इन्फ्लेशन के काइंड्स को ही या इन दोनों तरीके से किस तरीके से इन्फ्लेशन जनरेट होता है इकोनॉमी में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज योर डिमांड साइड इन्फ्लेशन. ठीक है. देखिए ऐसे जो फैक्टर्स एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करते हैं उन और मान लीजिए कि एग्रीगेट सप्लाई के अंदर कोई इंक्रीज नहीं है तो वो सारे फैक्टर्स आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. यानी यहाँ पर हम सिर्फ डिमांड साइड पर फोकस कर रहे हैं. देयर आर फैक्टर्स विच इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बट देयर इज नो चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई. मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिना है तो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं. और जो फैक्टर्स कुछ फैक्टर्स जो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करते हैं, कीपिंग नो चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्रिएट करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू कीन्स, जब आप केन्जियन व्यू पढ़ते हैं तो देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई. डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी डिमांड से जो डिमांड के पुल होने से जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है, और वो कब होगा, जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है. जिससे कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो पाएगा. सो दिस रिलेशनशिप कॉजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहां पर देखिए इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और वो क्यों हो रहा है, आपका जो डिमांड है वो किन किन चीजों की बढ़ रही है, डिमांड ऑफ कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग
and this could be due to increase in income, reduction in saving, or reduction in tax rate. Second is increase in investment, and this could be due to reduction in rate of interest. And the next is increase in गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा बढ़ा रही है जिसकी वजह से भी आपका एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है. तो एनी ऑफ द फैक्टर इंक्रीजेज, इट विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, एंड इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज इट विल causes demand pull inflation और demand side inflation. ठीक है, किसी भी फैक्टर में अगर इंक्रीज होता है, कंजम्पशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता है, तो ये आपके एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेगा. क्लियर है? चलिए अब इसी को हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं कि किस तरीके से आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन डायग्रामेटिकली हम यहाँ पर शो कर सकते हैं. इनिशियली देखिए ये आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है जिसे आप LRAS के नाम से हमने यहाँ पर शो किया है. और इनिशियली ये कुछ आपके डिमांड कर्व्स हैं जो, क्योंकि हम यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, जो सप्लाई हमारी आपकी फिक्स है, देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. ठीक है, नाउ इनिशियली वी अज्यूम दैट एग्रीगेट डिमांड हमारा जो है कर्व वो है आपका AD1. एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा क्या है? That is your AD1. This is your initial curve. So now here your equilibrium price is P1 and level of output is Y1. X एक्सिस पर हमने जनरल प्राइस लेवल ले लिया है, Y एक्सिस पर हमने आउटपुट या इनकम को ले लिया है. तो जब आप एग्रीगेट डिमांड कर्व जो हमारा इनिशियल है AD1 वो इंटरसेक्ट करता है आपके एग्रीगेट सप्लाई कर्व से एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर येलो इंक से मार्क किया है देखिए, एंड दिस इज द पॉइंट जहां जिससे आपका प्राइस डिटरमिन होगा, दैट इज OP1, और आउटपुट डिटरमिन होगा, दैट इज योर OY1. लेकिन दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी इकोनॉमी, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत सारा हम अभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं पहुंचे हैं. तो इस कंडीशन में अगर डिमांड कर्व आपका मूव करता है, इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिमांड कर्व मूव्स फ्रॉम AD1 टू AD2, ठीक है, अब ये किसी भी रीजन की वजह से होता है, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है ड्यू टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अगर ये आपका इंक्रीज हुआ है तो इट विल इंक्रीज योर आउटपुट फ्रॉम Y1 टू Y2. अब इस केस में देखिए जो प्राइजेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइजेस हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है. ठीक है, क्योंकि सप्लाई कर्व हमारा यहाँ पर क्या है? इनइलास्टिक है. अब यहाँ पर देखिए अगर फर्दर इंक्रीज होता है फ्रॉम AD2 टू AD3, तो यहाँ पर आपका आउटपुट चेंज हुआ है फ्रॉम OY3 टू OP, और प्राइस आपकी चेंजेस हुई है OP2. तो अगर फर्दर आपका इस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है, कहना चाहिए एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है और आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं. ठीक है, कंटिन्यूसली आपका एग्रीगेट डिमांड अगर मूव करता चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज योर AD4 के लिए जो पॉइंट है. अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका AD3 से AD4 मूव होता है, तो देखिए ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जिसे हमने YFE से डिटरमिन किया है, यानी अब आपका आउटपुट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है इकोनॉमी पर. तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कंडीशन क्या है? आपका आउटपुट है OYFE और आपकी प्राइस लेवल है OP3. अब कंडीशन आती है कि अगर इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचने के बाद भी आपका आउटपुट, आपका एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी का कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है, उस केस में क्या होगा? उस केस में देयर विल बी नो चेंज इन आउटपुट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी आ गया है इकोनॉमी में, बट देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओनली. तो आपका प्राइस लेवल OP3 से OP4 की तरफ मूव कर जाएगा, एंड दिस विल शो यू डिमांड साइड इन्फ्लेशन. और यही शो करेगा कि आउटपुट अब आपका नहीं इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर आप इस तरीके से डिमांड साइड इन्फ्लेशन को शो कर सकते हैं. ठीक है, इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन आपका नेक्स्ट स्लाइड में भी गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखना है. देखिए इनिशियली मैं एक बार सिर्फ एक्सप्लेनेशन को आपको रीड करती हूँ और आप उसको डायग्राम के साथ रिलेट कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए हमारा एग्रीगेट डिमांड है AD1.
इक्विलिब्रियम लेवल है आपका P1, आउटपुट लेवल है Y1। अब आपकी अगर इकोनॉमी ऑलरेडी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रही है, इस सिचुएशन में अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 से AD2 मूव करता है तो आपका आउटपुट बढ़ रहा है Y2, बट इस केस में हमारा प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि अब तक हमारा सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, फर्दर जब आपका मूव करता है डिमांड कर्व फ्रॉम AD2 टू AD3 तो ये आपके रियल आउटपुट में इंक्रीज करेगा फ्रॉम Y2 टू Y3, लेकिन आपका इस कंडीशन में प्राइस लेवल भी चेंज होगा फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, क्योंकि अब आपका सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। सॉरी, अब यहाँ पर देखिए फर्दर जब ये प्रोसेस मूव करता है यानी आपकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, तो AD2 से जब आपका डिमांड कर्व मूव करेगा AD4 तो कंटिन्यूसली देयर विल बी इंक्रीज इन आउटपुट, और इस कंडीशन में आउटपुट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाएगा AD4 जब आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर योर इकोनॉमी इज वर्किंग विद फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड प्राइजेस बढ़ाएगी तो प्राइजेस भी आपका क्या करेगा, मूव करेगा P3 से P4 की तरफ। नाउ द लास्ट कंडीशन कि अगर फिर भी आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पे आ गया है, उस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा और आपकी प्राइस लेवल सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज करेगी। क्लियर है, तो यहाँ पर ये जो इंक्रीज है प्राइस लेवल में, इफ देयर इज नो चेंज इन आउटपुट P3 टू P4, ये आपका डिमांड साइड इन्फ्लेशन को शो करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द डिमांड साइड इन्फ्लेशन कि किस तरीके से डिमांड साइड इन्फ्लेशन रन करता है इकोनॉमी के अंदर। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। पूर्ति का जो आपका मुद्रास्फीति है, पूर्ति के कारकों की वजह से जो मुद्रास्फीति होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए केन्जियन थ्योरी है बेसिकली क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए बताती है, और वो है आपका मटेरियल प्राइसेस की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वही कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, एंड दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है आपका, ये बेसिकली वेज इन्फ्लेशन प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, आपकी वेजेस बढ़ रही हैं, आपका अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो वहां पर किस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, किस तरीके से प्राइसेस में इंक्रीज होगा, तो वही आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन शो करेगा। यूजुअली हम इसे वेज इन्फ्लेशन प्रोसेस की तरह कंसीडर करते हैं क्योंकि वेजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का काफी सिग्निफिकेंट पार्ट वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, चलिए, if increase in wage rate is the same as growth rate in the productivity of labor, then average cost of production does not increase. So this is the important line to be noted कि अगर wage rate में increase हो रहा है and this is the same as increase in productivity of labor, तो उस केस में आपका average cost of production increase नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ट्रेड यूनियंस या फिर आपके लेबर को आप हाई वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इट डू नॉट मैचेस विद द चेंज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों ही बातें हैं, अगर इस कंडीशन में जब आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी आपके कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप उन्हें हाई वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को इंक्रीज करना पड़ेगा उस केस में प्राइजेस को, कीमत में वृद्धि होगी उस केस में, एंड इन दैट केस इन्फ्लेशन जो क्रिएट होगा उसे क्या कहेंगे हम, वेज पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जब आप वेजेस की बात करते हैं देन दैट इन्फ्लेशन इज वेज पुश इन्फ्लेशन, और जब हम इसे जनरलाइज कर देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो जो आपका इन्फ्लेशन होगा वो आपका क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से किस तरीके से प्रोडक्टिविटी और प्राइजेस दोनों आपस में रिलेट करती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। ठीक है, सो हेयर नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेलिंग देंगे और फिर हम इसको डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे।
देखिए वर्कर्स हैं बेसिकली इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा फेस करते हैं और इसी वजह से वो अपनी वेज रेट के अंदर वेज रेट को इंक्रीज करने की डिमांड भी करते हैं। जब प्रोड्यूसर्स उनकी इन डिमांड के साथ मैचअप करता है तो देखिए कि सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कमोडिटी की प्राइसेस में भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब फर्म्स को क्या करना है, उनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, प्राइमरी मोटिव यही है कि वो कैसे प्रॉफिट अर्न करें। तो उस केस में फर्म को अपने कमोडिटीज की प्राइस में भी इंक्रीज करना पड़ता है। अब यहाँ पर फर्दर जब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुई हैं तो वर्कर्स क्या करेंगे, हाई प्राइस को कंपनसेट करने के लिए अपनी वेजेस में इंक्रीज डिमांड करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है कि किस तरीके से पहले वेज रेट इंक्रीज हुई, फिर उसकी वजह से प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, अगेन इस प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जो लेबर है वो कैसे अपनी वेजेस को इंक्रीज करने के लिए डिमांड करते हैं। देन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इसको क्या कहते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल। तो ये जो पूरा का पूरा सर्किल है ये एक तरीके से क्या है, इन्फ्लेशन को प्रमोट करता है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब मार्केट के अंदर जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हों तब क्या होता है, तब इस तरीके से अपने प्राइजेस को बढ़ाना, प्रोडक्ट की प्राइजेस को बढ़ाना बहुत ज़्यादा किसी भी फर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसका कंपटीशन अदर प्रोड्यूसर्स के साथ भी होता है। सो दिस इज द होल सिचुएशन कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर वेज पुश इन्फ्लेशन या कहिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब वृद्धि होती है तो प्राइजेस आपकी इंक्रीज करती है और प्राइजेस में इंक्रीज होने का मतलब है कि लेबर आपका फिर से हाई वेजेस डिमांड कर रहा है और ये जो आपका कहिएगा कि ये जो आपका साइकिल है, ये जो आपका सर्किल है, ये कंटिन्यूसली मूव करता चला जाता है। This was about the cost push inflation. Here you can see the diagrammatic representation of cost push inflation. यहाँ पर आप देखिए, initially your aggregate demand curve is AD and aggregate supply curve is AS1. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका मैच करता है और इस कंडीशन में आपका आउटपुट है Y1 और आपका जनरल प्राइस लेवल है L1। ठीक है, तो फर्दर जब आपके यहाँ प्राइजेस बढ़ रही हैं या सप्लाई कर्व आपका इस तरीके से मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपका आउटपुट यहाँ पर कम हो गया है और आपका जो प्राइस लेवल है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया है। तो यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है विद अ चेंज इन सप्लाई कर्व, ये इस डायग्राम के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली तब होता है जब फर्म्स अपनी कॉस्ट को बढ़ा देती हैं बाय इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस। और प्राइसेस कहाँ कहाँ देखिए बढ़ती है, पर यूनिट लेबर कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, आपके रॉ मटेरियल की प्राइसेस हाई हो गई है, एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन क्रिएट हो गया है या फिर बिजनेस टैक्सेस आपके इंक्रीज हुए हैं। सो दीज आर द बेसिक रीजंस जिनकी वजह से आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोड्यूसर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है एंड दैट विल कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इस डायग्राम को हम एक्सप्लेनेशन जो है डायग्राम का वो नेक्स्ट गिवन है यहाँ पर कि देखिए किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका AD है एंड AS1 इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम लेवल पे आपकी इकोनॉमी मूव करती है, दैट इज इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग Y1 और प्राइस लेवल है आपका P1। अगर इकोनॉमी आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट होता है फ्रॉम AS1 टू AS2, ठीक है, तो उस केस में इट विल इंक्रीज, सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये जो शिफ्ट हुआ है, दिस indicate that supply of the same level of output can be made only at a higher price। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट होगा और नया इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा तो आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट Y2 हो जाएगा और प्राइस लेवल आपका P2 हो जाएगा। वी कैन सी इन दिस डायग्राम कि हायर प्राइजेस पर जब आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा फ्रॉम AS1 टू AS2, in that case your output will decrease from Y1 to Y2 and your prices will increase from L1 to L2।
ठीक है। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस आपकी कंटिन्यूसली बढ़ेंगी और आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन है और डेवलपिंग इकोनॉमीज इसे हमेशा फेस करती हैं, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज में वेजेस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। तो कैसे उस बढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कहिएगा वहां पर एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जितने भी रीजंस यहाँ पर गिवन है जिनकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये एक कॉमन फिनोमिना है। रॉ मटेरियल की प्राइसेस आपकी बढ़ती चली जाएगी, लेबर कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी, डेप्रिसिएशन आपका, एक्सचेंज रेट आपकी डेप्रिशिएट होगी और टैक्सेस भी आपके इंक्रीज होंगे, क्योंकि डे बाई डे कभी आपको कोई सरचार्ज देना पड़ रहा है, कोई टैक्स देना पड़ रहा है। सो दे ऑल विल इंक्रीज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। डिमांड साइड कॉजेज क्या है और सप्लाई साइड कॉजेज क्या है, किस तरीके से दोनों ही फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। कुछ और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेशन के लिए भी। तो यहाँ पर ये बेसिक फैक्टर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे और जिन्हें हमने इस वीडियो में आज डिस्कस किया। थैंक यू।